बहारे ने अपनी पूरी कुव्वत इकट्ठी की और एक झटके से खुद को आरेश के हसार से आज़ाद करवाया। आरेश की पकड़ शायद इसलिए ढीली हो गई थी क्योंकि वह तेजी से गनौदगी की जानिब जा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या संभालता, बहारे ने पूरी शिद्दत से एक जानदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। उसकी आंखों में गुस्सा और जिल्लत के आंसू थे। उसने आरेश को जमीन की जानिब धक्का दिया और रोती हुई वहां से भाग निकली। आरेश वहीं पूल साइड पर गिरा, अपनी मदहोश आंखों से आलम ख्वाब में इस बार भी डोल को जाते देखता ही रह गया। हेजल जो कब से बहारे को ढूंढ रही थी, जैसे ही हाल से बाहर निकली, अचानक उसे अपने हाथ पर किसी की मजबूत गिरफ्त महसूस हुई। वो डर कर पीछे मुड़ी तो सामने बहारे खड़ी थी। उसका चेहरा रोने की वजह से सुर्ख हो चुका था और आंखों में अजीब सी जलन थी। मेरे साथ घर चलो ज़ैनी, मुझे तुमसे बात करनी है, बहारे ने निहायत ही सपाट और सख्त लहजे में कहा। हेजल का दिल डूबने लगा। उसे अंदाजा हो गया था कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। बहारे, वो मैं। इससे पहले कि हेजल अपनी बात पूरी करती, बहारे ने उसकी बात काटी। मुझे कुछ नहीं सुनना ज़ैनी, घर चलो, वरना मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी। हेजन को लगा जैसे इसके दिमाग में खतरे की घंटी बज रही हो। उसने पलट कर एक नज़र दौरानी मेंशन के रौनकों पर डाली, जहां स्टेज पर अभी भी हंगामा जारी था। मगर अपनी दोस्त की हालत देखकर वो बिना कुछ बोले उसके साथ घर की जानिब रवाना हो गई। घर पहुंचते ही बाहर जैसे अपने होश खो बैठी और हेजन पर टूट पड़ी। तुम्हें पता था ना जैनी, तुम्हें पता था आज मेरा इवेंट दौरानी मेंशन में होने वाला है और वहां लोग होंगे। फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बहारी ने अपने झुमके और चूड़ियां बेरहमी से उतार फेंकी और दुपट्टा सोफे पर पटक दिया। वो अपने बाल पकड़कर चिल्ला रही थी। क्यों मेरे दिल को अजियत पहुंचाई जैनी? पहले ही दिल टूटकर किरची किरची हो गया है। तुम क्या चाहती हो, वो भी ना रहे? हेजन उसकी हालत देखकर तड़प उठी। उसने बहारे को कंधे से पकड़कर जबरदस्ती सोफे पर बिठाया और इसके आंसू साफ करते बोली, बहारे मेरी जान, तुमने कौन सा गुनाह किया है जो तुम इन लोगों से अपना मुंह छुपाती फिरोगी? इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम इनका सामना करो, कन्वेंस होकर, बिना डरे उसकी आंखों में आके डालो। तभी तुम ठीक हो पाओगी बहारे, वरना तुम्हारी हालत मजीद बिगड़ जाएगी। हेजन ने से गले लगाया और नरम धीरे से बोली, तुम तो आने के बाद ठीक थी ना, अब क्यों इतना रो रही हो? क्या हुआ है वहाँ, बताओ मुझे। गले लगते बहारे फूट फूट कर रोने लगी। मैं उनका सामना नहीं कर सकती जैनी, मुझे वो अजियत फिर से नहीं चाहिए। तुम कह रही हो मेरी हालत बिगड़ जाएगी, मगर तुम जानती नहीं हो कि जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ वो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक थी। इससे अच्छा है कि मुझे मौत आ जाए जैनी, प्लीज़ दुआ करो कि मुझे मौत आ जाए। बहारे की बातों ने हेजन का कलेजा चीर दिया। वो उसे खुद से अलग करते उसका चेहरा देखने लगी। बाहर एक पल के लिए खामोश हुई, फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगी। एक ऐसी हंसी जिसने माहौल को मजीद खौफनाक बना दिया। अल्लाह मेरी दुआ कबूल करे जैनी, क्योंकि परसों मेरी शादी किसी से हो जाएगी और उसके बाद मैं वैसे ही मर जाऊंगी। हाँ, मैं मर जाऊंगी। बहारे हंसते हुए पागलपन की हद तक बोल रही थी। हेजन रोते हुए से झंझोड़ने लगी, बहारे होश में आओ। मगर अचानक हंसते हंसते बहारे की आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होकर हेजन की गोद में गिर गई। बेहोशी की हालत में इसकी आंखों से एक आखिरी आंसू निकल कर गाल पर फिसला और उसके लरजते लबों से एक नाम निकला, आई लव यू ऋषि। बहारे को बिस्तर पर लिटाने के बाद हेजल का अपना दिल फटा जा रहा था। वो जानती थी बहारे का दर्द उसकी बर्दाश्त से बाहर है। रात के उस पहर में हेजल ने जाए नमाज बिछाई और सजदे में गिर गई। या अल्लाह, अगर कोई सच्चे दिल और नेक नियत से आपसे दुआ मांगे तो आप उसे रद्द नहीं करते। मैं आज पूरे सच्चे दिल से ही दुआ मांगती हूँ। या अल्लाह, बहारे की ज़िंदगी खुशियों से भर दे। वो गहरी ख्वाहिश जो परसों इसके दिल में दबी है, जो बरसों से इसके दिल में दबी है, जो उसकी जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी है, उसे पूरा कर दे। हेजल सिसक सिसक कर दुआ कर रही थी। उसने बहारे के लिए दुआ मांग ली, जो शायद नामुमकिन लगती थी। अब देखना होगा हेजन की दुआएं किस सूरत में कबूल होंगी। रिपोर्टर्स की सांसें अटकी हुई थी और सब अर्जल के बोलने के मुंतजर थे। अर्जल माइक पकड़े निहायत ही संजीदगी और अपने मखसूस सर्द निगाहों से उन सब का जायजा ले रहा था। शाजिम दौरानी को अंदाजा था उनका सपूत अब क्या करने वाला है। वो खुद हानिया पर बरहम थे, क्योंकि हानिया ने उन्हें किसी बिजनेस डील के अनाउंसमेंट का बताया था, मगर यहाँ आकर सीधा अर्जल और जारा की शादी का ऐलान कर दिया। मीडिया के सामने उन्होंने अपनी बेगम का लिहाज रखा, वरना वो जानते थे अर्जल ऐसा नहीं करेगा। वो पहले ही एक टेढ़ा पीस था और आजकल तो मजीद तपा हुआ रहता था। शाजिम दौरानी परेशान थे कि अब दौरानी खानदान की इज्जत रहेगी या नहीं।
मुझे ज़्यादा बात करने की आदत नहीं है, सीधा पॉइंट पर आता हूँ। अर्जल की गंभीर आवाज़ हाल में गूंजी और हर जानिब सन्नाटा छा गया। ये सब जो अभी मेरी मॉम ने अनाउंस किया है, वो सब एक प्रैंक था, जिसकी असलियत से कोई लेना देना नहीं है, जिसका असलियत से कोई लेना देना नहीं है। ज़ारा पर मुझे ना कभी पहले फीलिंग थी और ना आगे होने वाली है। रही मेरी शादी की बात, तो मैं जब करूँगा तब खुद अनाउंस करूँगा। ज़ारा काज़मी खफ़त के एहसास से अपनी मुठियाँ भीग चुकी थी। बेजाला है जो ये लड़का कुछ भी अंदर छुपाए, जो मुंह में आता बिना किसी लिहाज के बोल देता था। अरजल ने मजीद सख्त लहजे में कहा, और जो अभी आपने मेरी मॉम या मेरी बातों का फुटेज लिया, वो सब अभी इसी वक्त डिलीट हो जाना चाहिए, वरना कोई इस हाल से बाहर नहीं जाएगा। ये बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए। अगर कल किसी भी न्यूज़ चैनल पर इसके मुतालिक कोई भी खबर सुनी या देखी। वो रुका और सबकी जानिब अपनी सर्द आइस ब्लू आंखों से देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तो मुझसे ना कहना कि अरजल दुराली ने पहले वार्न नहीं किया, क्योंकि इसका अंजाम मैं बताने से अच्छा कर दिखाना चाहता हूँ। तो इस बात पर गौर कर लीजिए और पार्टी इंजॉय करके सलामती से घर चले जाएं। वो दो टोक बात कहकर हानिया को वापस माइक पकड़ाता लंबे लंबे डाक भरता वहां से निकल गया था। रिपोर्टर ने इसके खौफ और एहतराम में फौरन अपना सारा रिकॉर्ड मटेरियल डिलीट करना शुरू कर दिया। वो सब जानते थे अर्जुल दुरानी से पंगा मौत को दावत देने के बराबर है। ये ना हो कि बात ना मानने पर वो इनका पूरा स्टूडियो ही बम से उड़ा दे। अर्जुल गुस्से में तेज तेज चलता पूल साइड की जानिब आया ताकि ठंडी हवा इसके दिमाग को सुकून दे, मगर वहां का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। वहां आरिश जमीन पर गिरा हुआ था और बेहोशी में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। अर्जुल तेजी से इसके पास पहुंचा और इसे झंझोड़ा। आरेश, आरेश, होश में आओ। ये तुम्हें क्या हुआ है? आरिश ने लड़खड़ा कर आंखें खोली, मगर इसकी नजरें पूल साइड थी, जहां से अभी अभी बाहर जा चुकी थी। भाई वो चली गई, आरिश ने बेहोशी में कहा और दोबारा से नींद के आगोश में चला गया। अर्जल ने आरिश को झंझोड़ा, मगर इसकी आंखों में मौजूद वो गहरी गनूदगी देखकर अर्जल को यकीन हुआ कि यह मामूली नशा नहीं है। उसने गौर किया कि आरिश के मुंह से शराब की बू नहीं आ रही थी, लेकिन उसके हवास पूरी तरह से मफलूज हो चुके थे। एक बिजनेस टाइकून होने के नाते अर्जल हमेशा 4 कदम आगे की सोचता था। अगर यहाँ कोई हराम चीज़ सर्फ ही नहीं की गई तो इसके भाई की यह हालत कैसे हुई? क्या किसी ने आरेश के ड्रिंक में कुछ मिलाया था? क्या ये आरेश के कैरियर को तबाह करने की कोई साजिश थी? आरेश उस वक्त अपने कैरियर के पीक पर था। सोशल मीडिया पर वो हमेशा शराब और नशे की चीज़ों के खिलाफ बोलता था। अगर मीडिया वालों ने आरेश को इस हालत में देख लिया तो उसकी बरसों की मेहनत और शोहरत मिट्टी में मिल जाती। अर्जल ने वक्त ज़ाय किए बगैर आरेश को अपने मजबूत कंधे का सहारा दिया और इसे पिछले रास्ते से भीड़ की नज़र से बचाकर इसके कमरे की जानिब ले जाने लगा। कमरे में पहुंचकर इसने आरेश को बेड पर लिटाया। आरेश अब भी बेहोशी में किसी बारबी का नाम ले रहा था, मगर अर्जल के पास अभी सवाल करने का वक्त नहीं था। उसने आरेश के जूते उतारे, लाइट मदम की और सुबह उससे बात करने का सोचकर कमरे से बाहर निकलकर दरवाज़ा लॉक कर दिया। फंक्शन के आखिरी पहर में रईस सिकंदर अपनी कीमती गाड़ी में दुरानी मेंशन पहुंचा। वो आजकल बहुत मसरूफ रहने लगा था। इलेक्शन करीब आ रहे थे, उसे खुद का और उसके डैड का सपना पूरा करना था। इससे पहले इसके डैड अपनी पार्टी को जिताते आए थे। इस बार वो ये काम खुद करके अपने डैड को खुश करना चाहता था, लेकिन जितना भी काम हो वो अनुरल को देखे बिना नहीं रह सकता था। उसलिए इसलिए कुछ वक्त निकाल कर वो इसके लिए यहाँ मौजूद था। गाड़ी से निकलते ही वो गार्ड्स के साथ मेंशन में दाखिल हुआ और सीधा हानिया और शाजिम के पास बुके ले जाता इन्हें कंग्रेचुलेट करते इनके गले लग गया। हानिया, जिसका मूड कुछ देर पहले अर्जल की वजह से ख़राब हुआ था, अब अपने जान अजीज भतीजे को देखते खुश हो गई थी। रईस नज़र इर्द गिर्द दौड़ाने लगा। एक तरफ दायान और निसा दुनिया से गाफिल खाना खाते पता नहीं किसका मजाक उड़ाते हंसते जा रहे थे। दूसरी तरफ निहाल और सारा मलक के साथ अपने प्लेट में खाना निकाल रहा था, लेकिन दुलार ज़बरदस्ती इसकी लेकिन दुलारा ज़बरदस्ती उसकी प्लेट में सब कुछ डाल रही थी, जिस पर निहाल अपना गुस्सा जब्त करके पी रहा था। उसे ज़ारा और नीना भी साथ खड़ी किसी गुफ्तगू में मसरूफ़ दिखाई दी। सब नज़र आ रहे थे, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक पहुंचाने वाली नहीं मिल रही थी। फिर वो चलता चलता लॉन की जानिब आया और इसे वहां किसी से फ़ोन पर बात करते देख उसके दिल को ठंड पड़ गई थी। वो इसके पास गया। हाँ, कल तक मेरे पास फ़ोन और बाइक आ जानी चाहिए। अनुरुल के कहने पर इस तरफ से कुछ बोला गया, जिस पर वो फिर से बोली, ठीक है, जितना टाइम लेना है ले लो, लेकिन मुझे बाइक इसी कलर में चाहिए।
और जो जो कस्टमाइजेशन मैंने बताई हैं वो सब करवाओ, जितने भी पैसे चाहिए बता दो। लेकिन मुझे वही बाइक चाहिए, वो तो कहती फोन रख कर पीछे मुड़ी थी। रईस जो इसके बालों की खुशबू सूंघते रईस जो इसके बालों की खुशबू सूंघने इसके करीब आ रहा था, फौरन उससे दूर हुआ। जैसे इसका ये हसीन रूप देखकर इसका दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। उस सब्ज आंखों वाले थरकी इंसान की निगाहें खुद पर पाती वो मुंह के एक्सप्रेशन बिगाड़ती वहां से जाने लगी। नूर प्लीज मेरी बात सुनो। वो फिर से इसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि अनूरल ने फौरन से अपना हाथ पीछे खींचा। डोंट डेयर टू टच मी, वो गुस्से से उसे वार्निंग देती बोली थी, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसकी नज़र अनूरल के लॉकेट की जानिब गई, और चेहरे पर जो नरम तासुरात पहले थे अब वहाँ गुस्सा था। ये लॉकेट तुम्हें कहाँ से मिला? वो गुस्से से पूछने लगा। अनूरल जो इसकी बदलती टून को नोट करके चौंक गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा, कहाँ से मिला? वो सवालिया निगाहों से इसे देखते बोली थी। अनूरल का चेहरा देखकर फिर से इसका पूरा गुस्सा झाग की तरह बैठा, और इसने आंखें बंद करते एक गहरी सांस ली। कुछ नहीं नूरा, इस घटिया लड़की के पास सेम ऐसा ही लॉकेट था, वो लड़की जिसकी वजह से मेरा रजा इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए मुझे लगा ये उसकी है। वो सीने में ढेरों दर्द छुपाता बोला था। कौन सी लड़की? रजाइल? रजा की मौत का इससे क्या ताल्लुक? अनूरुल ने मजीद पूछा था। यास्मीन अली है वो घटिया गलीस बद किरदार लड़की जिसकी वजह से मेरा भाई आज इस दुनिया में नहीं रहा। बहरहाल अब मैं इस माजी बहरहाल अब मैं इस माजी को कुचलना नहीं चाहता। इसके पास हूबहू ऐसा ही लॉकेट था जो मुझे उस टाइम पर भी काफ़ी यूनिक और खूबसूरत लगा था। वो हनूज निगाहें उस लॉकेट पर जमाए बोला था। मैंने ये डिज़ाइन ऑनलाइन देखकर कस्टमाइज़ करवाया। ज़रूर नहीं है कि एक इंसान के पास मौजूद लॉकेट किसी दूसरे के पास ना हो। वो इसे जवाब देती वहाँ से चली गई थी, लेकिन अब उसके दिल में ढेरों सवालों की जंग शुरू हो चुकी थी। अरसम जिस लड़की के कत्ल पर जेल गया था वो यास्मीन अली थी, और अब ये रईस बता रहा था कि यास्मीन अली रज़ाइल की मौत की जिम्मेदार थी। आखिर ये सब क्या चल रहा है? शायद ये सब हादसे तब हुए जब वो बैरूने मुल्क थी। सब सवालों के जवाब वो ढूंढने का सोच चुकी थी, और कल उसे अरसम के पास भी जाना है, क्योंकि वह महानूर को ढूंढने का वादा कर चुकी थी, और अरसम की खुशियों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। महानूर अपने चेहरे के करीब किसी नरम गरम वजूद का लम्स महसूस करती धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी, और आंखें खोलते ही इसकी गोल गोल से आंखें और आंख खुलते ही इसकी गोल गोल से आंखों से टकराई। एक पल इसको समझ नहीं आया वो कहाँ थी, पर अगले ही पल वो उठती इसे अपने हाथों में लेती चूमने लगी। वो एक नन्हा सा खरगोश, उसका हल्का भूरा सुनहरी सा रंग रोशनी में और भी नरम और दिलकश लग रहा था। उसका घना रेशमी और बेहद मुलायम फर इसे एक छोटी सी जिंदा गुड्डी जैसा बना रहा था। बड़ी बड़ी सी आंखें मासूमियत से चमक रही थी, जैसे हर चीज को हैरानगी और सुकून के साथ देख रही हो। इसकी छोटी सी नाक हल्की हल्की हरकत कर रही थी, जैसे वो खामोशी में भी जिंदगी महसूस कर रहा हो। सीधे खड़े इस नन्हे से कान इसकी होशियारी का एहसास दिला रहे थे, जबकि उसका गोल सा जिस्म और छुपाए हुए नन्हे से पाँव इसे छोटे कपड़े भी पहनाए गए थे, और गले में एक गोल्डन कलर की वेलवेट बेल्ट थी जिसके राउंड टैग पर लड्डू लिखा था। महानूर बेसाख्ता मुस्कुराई। तो तुम्हारा नाम लड्डू है, तुम पर सूट भी करता है। वो सब गम भुलाए इसके साथ खेलने में मसरूफ थी कि अचानक उसे कुछ याद आया। कुछ वक्त पहले इसके साथ क्या होने वाला था। वो खौफ से इधर उधर देखने लगी। इससे पहले कि वो कुछ समझती इसके रूम का दरवाज़ा खुला, और चार लड़के भागते हुए उसके कमरे के अंदर आए। उनकी उम्र लगभग 22 से 27 साल के बीच होगी, महानूर ने अंदाज़ा लगाया। वो अपनी फूलती सांसों को काबू करने लगी। अबे साले लड्डू, तू यहाँ पर है? तुम्हें क्या लगता है हम फारिग बैठे हैं जो तुम्हें पूरे मेंशन में ढूंढते रहेंगे? जब देखो नाराज हो जाता है और कहीं छुप जाता है। जैन ने लड्डू को खूंखार निगाहों से देख कर कहा। तुझे पता नहीं जैन, आजकल इसके नखरे आसमान को छू रहे हैं। इसे पता चल गया है भाई के लिए कितना अहम है, इसलिए हाथ नहीं लग रहा। साद अपने बालों में हाथ फेरते हुए लड्डू को खा जाने वाली निगाहों से देख रहा था। ये हमसे बड़ा कमीना है साला। खूबसूरत खूबसूरत लड़की की खुशबू आने की देर है, फौरन वहां पहुंच जाता है। इतना हैंडसम होने के बावजूद हमसे कोई सेट नहीं हुआ आज तक जितना इसके सेट हो जाते हैं। एहान ने हूं करके लड्डू को देखने से गुरेज किया था, और इसको हर खूबसूरत लड़की की पपियां शपियां भी मिल जाती हैं, और एक हम है जिसे फूटी कोड़ी नहीं मिलती। और सब में छोटे कद वाला हमजा अपना दुखड़ा बयान कर रहा था।
और उन सबको खुद की तारीफ करते देख लड्डू ने अपने दो दांत निकाले थे, जैसे उन पर कहका लगाकर हंस रहा हो। क्यों साले, हिला दिया ना? मैं तो बेड के नीचे पहले से मौजूद था, मुझे खाना देने के बजाय मूवी देख रहे थे ना तुम लोग। लड्डू अब अपना रुख फेरे महानूर की जानिब कर चुका था, जो उन चारों लोगों के साथ लड्डू के बदलते एक्सप्रेशंस देखकर चौंक गई थी, जैसे उसने सच सच बात की हो। देखा 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 तुम लोगों ने इसका गरूर। जैन ने इन सब को फिर से लड्डू की जानिब इशारा किया। गरूर क्यों नहीं होता, इतनी खूबसूरत मालकिन का बच्चा जो है। रेहान लड्डू को देखते एक एक लफ्ज चबा कर बोला। हमजा ने महानूर की कंफ्यूज होती निगाहों को देखकर गला खंकारता इन तीनों को मतवज्जा किया, जो अब महानूर को देखकर मुस्कुरा रहे थे। अस्सलामु अलैकुम मिस महानूर, अब कैसी तबीयत है आपकी? यहाँ पर कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, या ये लड्डू आपको तंग तो नहीं कर रहा? रेहान ने महानूर को देखकर इस्तफसार किया। वालेकुम अस्सलाम, क्या आप मुझे पहले से जानते हैं? और मैं कहाँ हूँ? मुझे किडनैप करके लाया गया था, महानूर घबरा कर बोली। रिलैक्स रिलैक्स महानूर, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप महफूज हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। ये जैन था जिसने महानूर को पुरसुकून होने को कहा। लेकिन मुझे वापस अपने मुल्क जाना है, मेरा घर, मुझे मेरे भाई के पास जाना है। प्लीज़ आप लोग मेरी मदद कर दो, महानूर उनसे मिन्नत करते बोली थी। आप बेफिक्र रहें, भाई के आते ही वो आपसे बात करेंगे, उनके हुक्म के खिलाफ हम कुछ नहीं करेंगे, साद ने संजीदगी से कहा। भाई कौन है वो, क्या वो मेरी मदद करेंगे? महानूर लड्डू के मुलायम कानों को सहलाते बोली थी। जी वो तुर्की के मशहूर डॉक्टर हैं, कब किसी को कैसे सीधा मेरा मतलब है कि कब किसी को कैसी ट्रीटमेंट देना है वो बेहतर जानते हैं। यह आज की बात पर बाकी तीनों ने मुंह खोलकर इसको देखा था। क्या वो डॉक्टर है? मैं भी डॉक्टर हूँ, क्या मैं अभी उनसे मिल सकती हूँ? महानूर अब पुरसुकून होते बोली थी। जी लेकिन अब वो इस वक्त घर पर नहीं है, आने के बाद आपसे मुलाकात करवा देंगे, साद ने कहा, जिस पर महानूर ने सर हिलाते उनमें से उनका नाम पूछने लगी तो उन लोगों ने बारी बारी अपना नाम बताया। मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूँ? हमजा के कहने पर महानूर की आंखों में नमी आई। वो कब से ठीक से खाना नहीं खा रही थी। आज उनसे मिलकर वो थोड़ा पुरसुकून होकर इस बात पे सर हिलाते बोली, बहुत भूख लगी है। जिस पर वो चारों इसे प्यार से देख कर बोले थे, आप बिल्कुल हमारी सिस्टर जैसी हैं। महानूर जो भी चाहिए आप हमें बता दो, हम आपके लिए लाएंगे। बाकी आपसे भाई आने के बाद फुर्सत से बात करेंगे। आप फ्रेश हो जाएं, हम आपके लिए ड्रेस भी भेजेंगे मेड के साथ। आप फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। एहान कहता हुआ इन सब को लेकर रूम से निकल गया। महानूर एक गहरी सांस लेती अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, जिसे वाकई इस घर में बेचैनी महसूस नहीं हो रही थी। वो चारों लड़कों की आंखों में इसे सिर्फ मोहब्बत दिखी। यहाँ का माहौल इन दरिंदों जैसा खौफजदा भी नहीं था। यहाँ का माहौल उन दरिंदों जैसा खौफनाक भी नहीं था, इसलिए वो पुरसुकून होती लड्डू के साथ खेलने लगी। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और मेरा गला बार बार बैठ रहा है तो मुझसे ये वीडियो सही रिकॉर्ड नहीं हुई, तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।